So, hello everyone. In the last video, we have done 1 to 10 rule of English grammar, that is raindrop publication, जो कि हमारे पास नोट्स है ये इससे। तो आने वाले आपके जितने भी एग्जाम्स है उसमें कई सारा हेल्प मिलेगा यहाँ से आपको, जब ये हम रिवीजन करेंगे। तो टोटल 99 रूल्स हैं टोटल, और 1 to हम 10 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम फिर देखेंगे नेक्स्ट 10 से आगे 11 नंबर रूल। तो आई होप आप चैनल पर कनेक्टेड होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे। तो रूल नंबर 11 आपके सामने है, जो कि सो प्लस ऑक्जिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट इसका यूज बताया गया है, जिसमें कि इस कंस्ट्रक्शन का प्रयोग जो है अफर्मेटिव वाक्य के बाद तब किया जाता है जब दोनों सब्जेक्ट एक ही काम से जुड़े हों। मीन्स ऑक्जिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट और एस कब लगाते हैं? जब दोनों ही सब्जेक्ट हमारे एक ही काम से जुड़े हुए हों। जैसे कि यहाँ सो का अर्थ भी होता है, और सो के बाद वाले जो ऑक्जिलरी के फॉर्म का निर्धारण जो है वो सिंगुलर या प्लूरल उसके बाद आई सब्जेक्ट के अनुसार होता है। इस ऑक्जिलरी के टेंस का निर्धारण इसके पूर्व आई क्लॉज में प्रयुक्त वर्ब के टेंस पर निर्भर करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, यू आर ए टीचर एंड सो एम आई के अनुसार यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया है? एम का, ना कि यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यू आर ए टीचर सो एम आई यहाँ पर इस तरीके से प्रयोग होगा। देखिए, सो प्लस ऑक्जिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एम लगा रहे हैं पहले। ही प्लेज क्रिकेट एज सो डज माई ब्रदर, जैसे कि मेरे भाई खेलता है, तो माई ब्रदर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डज लगाया है। ठीक है, जैसे कि माई ब्रदर के अनुसार डज का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट रूल है कि नीदर नॉर के साथ ऑक्जिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट अगर आता है तो इस कंस्ट्रक्शन का प्रयोग नेगेटिव वाक्य के बाद तब किया जाता है जब दोनों सब्जेक्ट एक ही काम से जुड़े होते हैं। किस टाइप से? यहाँ नीदर का अर्थ भी नहीं होता है तथा नीदर के बाद वाला जो ऑक्जिलरी वर्ब के फॉर्म का निर्धारण जो है वो सिंगुलर होगा। याद रखेंगे, या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल। उसके बाद आई सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्जिलरी के टेंस का जो निर्धारण है इसके पूर्व क्लॉज में प्रयुक्त वर्ब के टेंस पर निर्भर करता है। कैसे? इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 12 देखेंगे। रूल नंबर 12 है कि टू मच और मच टू, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले ये रूल हैं, कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम में हो, है ना। एमटीएस स्पेशली अभी तो ये सीएसएससी में आप रिवाइज कीजिए, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस वगैरह के लिए, क्योंकि आने वाले मंथ्स में यही एग्जाम होना है। सो रूल नंबर 12 देखेंगे कि टू मच एंड मच टू हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि टू मच के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग करते हैं। तो मेरे को मैंने याद रखने का तरीका जो है वो एम एन, अल्फ़ाबेट में अगर देखते हैं एबीसीडी में तो एम के बाद एन आता है, तो ऐसे याद रखेंगे टी एम एन, टू मच प्लस नाउन। तो टू मच के बाद हमेशा नाउन आता है, जबकि मच टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है, ये ध्यान रखिए। तो आप एक याद रखो कि एम के बाद एन आएगा, तो सेकंड अपना आप हमेशा याद रखिएगा आपको। तो याद रखिए, टू मच के बाद हमेशा नाउन आएगा, मतलब टू टी एम एन, और मच टू के बाद आप दूसरा लगाएंगे जो बचा हुआ है एडजेक्टिव। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, देखिए जैसे कि है द जर्नी वाच टू मच लॉन्ग, तो टू मच लॉन्ग यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि जो लॉन्ग हमारा वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो क्या होगा? मच टू लॉन्ग, द जर्नी वाज मच टू लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है। और अभी हमने पढ़ा है कि मच टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है द टास्क इज टू मच डिफ़िकल्ट टू डू। अब यहाँ टू मच डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट क्या है? एक नाउन है, तो टू मच डिफ़िकल्ट क्या है? एडजेक्टिव है। अगर नाउन होता तो फिर टू मच सही है, तो डिफ़िकल्ट एक अगर एडजेक्टिव है तो इसके पहले क्या आएगा? टू आएगा, है ना, मच टू डिफ़िकल्ट। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट है कि आई हैव ऑलरेडी फेस्ड मच टू डिफ़िकल्टी इन मैनेजिंग दीज पीपल। इनकरेक्ट यहाँ पर दिया गया है, देखो मच टू डिफ़िकल्टी है, तो डिफ़िकल्टी एक डिफ़िकल्ट तो एडजेक्टिव है, लेकिन डिफ़िकल्टी हमारी नाउन है, ये वाला वर्ड। तो यहाँ पर टू मच डिफ़िकल्टी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एम के बाद एन आता है, मतलब वो नाउन। ठीक है, मच के बाद नाउन, इन मैनेजिंग दीज पीपल। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से आप समझ जाते हैं। गोलू डज नॉट राइट वेल एंड नीदर नॉर डू आई। तो यहाँ पर जो आई के अनुसार हमने किसका प्रयोग किया गया है? डू का, ना कि गोलू के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 13 देखिए। रूल नंबर 13 है कि अगर आपके सामने लास्ट, यस्टरडे, एगो, बैक, फॉर्मल, द अदर डे या पास्ट को डिनोट करने वाला कोई दूसरा डेफिनेट टाइम जो कि वाक्य में प्रयोग हुआ हो, तो हमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना है।
ठीक है, ऐसे कोई वर्ड आ जाए, कौन कौन से, ये बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, यस्टरडे, लास्ट, एगो और फॉर्मरली, द अदर डे, ये सभी आते हैं। या फिर पास्ट को डिनोट करने वाला कोई भी ऐसा टाइम आ जाए जिसमें हमें पास्ट की बारे में बताया गया हो। तो एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, द मीटिंग हैज स्टार्टेड ओनली ए फ्यू मिनट्स एगो, देखो एगो आ गया है, तो यहाँ हैज जैसा वर्ड नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, सिंपल पास्ट में चेंज करना होता है, द मीटिंग स्टार्टेड ओनली ए फ्यू मिनट्स एगो। नेक्स्ट है, योर ब्रदर हैड मेड इट क्लियर टू मी यस्टरडे, आपके भाई ने मुझे कल ये क्लियर कर दिया था। अब देखिए इधर पे साफ कहा जाता है कि सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना है, मतलब हमें हैड वजह से वर्ड कहीं लगाना ही नहीं है। तो योर ब्रदर हैड ना हटा देंगे, क्या हो जाएगा, मेड इट क्लियर टू मी यस्टरडे, क्योंकि वर्ड क्या आया है, यस्टरडे। नेक्स्ट है कि आई वॉन्ट टू नो व्हेन सी हैड मेट हिम लास्ट, मैं जानना चाहता हूँ कि वह उससे लास्ट कब मिली। अब क्योंकि ये भी देखो लास्ट आया है यहाँ पर वर्ड, जैसे भी ये लास्ट, यस्टरडे, एगो आपको ये वर्ड दिख रहा हो तो सिंपल पास्ट से, मतलब यहाँ पर भी हैड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल नंबर 13 था। रूल नंबर 14 आपके सामने है दोस्तों, कि यदि किसी वाक्य में इट इज़ टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा पहले पूछे जाने वाला है, इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम, और या फिर इट इज़ अबाउट टाइम का प्रयोग हुआ हो किसी भी वाक्य में, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम और इट इज़ अबाउट टाइम का प्रयोग हुआ हो, तो इसके बाद आने वाला जो क्लॉज होगा उसको हम हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में व्यक्त किया जाता है। मतलब सिंपल पास्ट टेंस में जो आपका हेल्पिंग वर्ब होती है, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड, ये लगाएंगे, कभी भी हैड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये वर्ड याद रखेंगे, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम और इट इज़ अबाउट टाइम। पहला देखते हैं, इट इज़ टाइम वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, क्या रॉन्ग है इसमें, शुड, क्योंकि इट इज़ टाइम जैसा वर्ड है, इट इज़ टाइम बी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ये इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है कि इट इज़ हाई टाइम, अब देखिए हाई टाइम जैसा वर्ड मिल गया मुझे, हाई टाइम, ही गोस, तो गोस तो रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर क्या लगाना है, इसकी सेकंड फॉर्म जो सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे, तो इट इज़ हाई टाइम ही वेंट टू ऑफिस, ही वेंट टू द ऑफिस। नेक्स्ट है, इट इज़ हाई टाइम बी रिसीव्ड अवर लेसन, अगर यहाँ पर रिसीव्ड ना होकर रिसीव्स या फिर हैज रिसीव्ड जैसे वर्ड आ जाएंगे तो फिर वो रॉन्ग होगा, अदरवाइज यहाँ तो ये रिसीव्ड सही है अभी। ठीक है, करेक्शन टेंस में है। रूल नंबर 15 है कि ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का बड़ा ही ज़्यादा ये लफड़ा रहता है, इनको भी सीख लीजिए। ए नंबर ऑफ, इसका अर्थ होता है कि ढेर सारा, मतलब बहुत बड़ी संख्या में, ए लार्ज अमाउंट ऑफ या फिर लॉट ऑफ। जब यह किसी वाक्य का सब्जेक्ट होता है, मतलब किसी वाक्य की स्टार्टिंग में दिया जाएगा, तो इसके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो याद करने का तरीका ये याद रखिए, या तो एपी से याद रखो, एपी और टीएस मैंने ऐसे याद रखा है, ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और जब 10 नंबर ऑफ आएगा तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो ये दो निमोनिक्स या फिर आप ट्रिक समझ लीजिए कि एपी टीएस से याद रखना है, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के साथ। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं इनके। तो पहला एग्जाम्पल है ए नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस, अब देखो ए नंबर ऑफ आ गया तो ए पी मतलब प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पर हैज हटा दीजिए, क्या आ जाएगा, हैव। ठीक, हैव बीन फाउंड इन्वॉल्व्ड इन दिस स्कैम। ए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, ए पी है ना, बुट्रिक, प्लूरल वर्ब, क्या आएगा, इज की जगह आर। ए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आर, इसको प्रोजेक्ट्स को मत देख के आर लगाना है, ए नंबर ऑफ को चेक करना है मुझे, सिर्फ ये आगे वाले जो वर्ड है इसको ए नंबर ऑफ ये वाला, तो आर बीइंग रन टू मेक ओवर द कंट्री। आई होप अंडरस्टैंड यू। आइए नंबर नेक्स्ट पर, द नंबर ऑफ के साथ देखो क्या लगाएंगे अब, द नंबर ऑफ, इसका जो अर्थ होता है की संख्या, और इसके द्वारा किसी चीज़ की संख्या बताई जाती है। जब यह किसी वाक्य को सब्जेक्ट होता है तब इसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, इसके साथ हमेशा है। ठीक है, द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी आर 600, अब द नंबर ऑफ है तो टी एस याद रखो, टी एस, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी आर ना होके क्या होगा, इज 600। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सीम्स, देखो यहाँ पर गलत लगा है, यहाँ प्लूरल लगा दिया है इन्होंने, ये बस एग्जाम में देंगे आपको। तो द नंबर ऑफ के साथ क्या आएगा हमारा सिंगुलर वर्ब, सीम्स टू बी वेरी, टू वेरी फ्रॉम बैच टू बैच। कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी दिया गया है, देखो इसमें क्या है वो चीज़, कि द नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, तथा लार्ज नंबर, नंबर्स ऑफ है ना,
लार्ज नंबर्स ऑफ का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है और इसका अर्थ होता है कि ढेर सारी संख्या में, इसलिए ये हमेशा प्लूरल होते हैं। मतलब यहाँ से आप जो भी चीज़ काउंट करेंगे वो सब हमेशा प्लूरल में रहेगा। ये नंबर ऑफ हो या ये लार्ज नंबर ऑफ हो या ग्रेट नंबर ऑफ हो या फिर लार्ज नंबर्स ऑफ हो, इनके लिए हमेशा इनके साथ में हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। AP ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन आर, तो यहाँ पर आर सही है। परंतु ए लार्ज अमाउंट ऑफ, अब देखिए यहाँ पर अमाउंट की बात कर दी गई है इसमें। ए ग्रेट डील ऑफ, मात्रा, ए गुड डील ऑफ, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा मात्रा बताई जाती है हमेशा, इसलिए ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए कि ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाएगा, इसलिए इनके साथ हम सिंगुलर प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए, ए ग्रेट डील ऑफ मनी हैज़ बीन स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है। एक बहुत बड़ी मात्रा में जो मनी है प्रोजेक्ट पर क्या की गई है, स्पेंड की गई है। अब यहाँ ये मत समझना कि AP, यहाँ ये ए ग्रेट डील ऑफ जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज हो रहा है। ठीक है। और मनी वैसे भी जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन है एक। अब पैसे की जब देखो रुपए की बात करते हैं तो वो काउंटेबल हो जाता है। रूल नंबर 16, दो क्रियाओं के बीच पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज दर्शाने के लिए हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द हायर यू गो द कूलर यू फील। देखिए इन दोनों में द का प्रयोग हुआ है। ये पहली वाली जो हायर है कंपैरेटिव डिग्री और दूसरा वाला कूलर कंपैरेटिव डिग्री है, तो दोनों में ही द का प्रयोग कर रहे हैं। कैसे, द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद दूसरा सेंटेंस होगा द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो द हायर यू गो द कूलर यू फील। नेक्स्ट देखिए, द मोर यू गेट द मोर यू वांट, द मोर यू स्टडी द मोर यू रन, या द मोर यू सक्सेस। ऐसे ये वाक्य याद रखेंगे, इनमें इनका स्ट्रक्चर यही होता है। जैसे कि दोनों क्लॉज में कंपैरेटिव डिग्री के कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग होना चाहिए। एडजेक्टिव या एडवर्ब के कंपैरेटिव फॉर्म में हमेशा सब्जेक्ट से पहले रखना चाहिए इनको। जैसे कि देखते हैं फर्स्ट नंबर, द हायर यू गो द डिफ़िकल्ट इट बिकम्स टू ब्रीथ। क्या रॉन्ग है, द डिफ़िकल्ट के स्थान पर द मोर डिफ़िकल्ट, क्योंकि मुझे कंपैरेटिव से कंपैरेटिव की तुलना करना है, तो यहाँ बी पार्ट में रॉन्ग होगा। द हायर यू गो द मोर डिफ़िकल्ट इट बिकम्स टू ब्रीथ। नेक्स्ट, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यूज, देखो पहले ही से आ गया, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर, क्या होगा, द हायर यू विल बी, आपका बिल भी उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 17, किसी जिरंड से पहले आए नाउन या प्रोनाउन का पॉजिटिव फॉर्म में होना आवश्यक है। कोई भी जिरंड है उससे पहले आया नाउन या प्रोनाउन जो है उसको पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, जिरंड से पहले। जैसे कि आई डोंट लाइक यू टॉकिंग टू मच, अब यहाँ आई डोंट लाइक योर टॉकिंग टू मच आएगा, टॉकिंग टू हर, है ना। तो यहाँ पॉजिटिव फॉर्म जो है यू का हमें योर लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि ये टॉकिंग क्या है, जिरंड। किसी भी वर्ब में अगर हम ING लगा देते हैं वो हमारी जिरंड बन जाती है वाक्य में। ठीक है। तो आई डोंट लाइक योर टॉकिंग टू हर, यहाँ पर जो टॉक है वो जिरंड के रूप में वर्क कर रहा है, उसको हमने टॉकिंग लगा रखा है। ही इंसिस्टेड ऑन, देखिए याद रखिए इस प्रपोजिशन है, इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन लगाएंगे, इंसिस्टेड ऑन। ठीक, इसमें वो भी रूल आएगा, सभी बहुत सारे भी 99 रूल्स हैं तो सभी कंप्लीट करेंगे उसको। ही इंसिस्टेड ऑन राधा सिंगिंग विथ हिम, तो इंसिस्टेड ऑन के बाद राधा लगा है, राधा सिंगिंग विथ हिम। तो यहाँ पर हम राधा, क्योंकि देखो यहाँ मुझे बनाना है पॉजिटिव फॉर्म में, तो राधा के साथ क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस के साथ ये पॉजिटिव बन जाएगा। ही इंसिस्टेड ऑन राधा सिंगिंग, राधा के सिंगिंग पर, विथ मी। ठीक है। कुछ नोट देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि यदि जिरंड के पॉजिटिव फॉर्म का प्रयोग हुआ हो तो नाउन किसी नॉन लिविंग थिंग्स को दर्शा रहा है, तो जिरंड से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को पॉजिटिव फॉर्म में प्रयोग नहीं किया जाता है। कैसे, अगर ये आपकी नाउन जो है वो नॉन लिविंग थिंग है तो हम इसमें जिरंड का प्रयोग, जिरंड से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को पॉजिटिव फॉर्म में प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, जैसे कि आई एम सरप्राइज्ड एट, सरप्राइज्ड के साथ हमेशा एट आता है, याद रखिए। आई एम सरप्राइज्ड एट माई सन्स बीइंग एडमायर्ड बाय यू। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा नाउन है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है। तो जैसे कि देखिए एडमायर्ड बाय यू,
तो आई एम सरप्राइज्ड एट माई सन बीइंग एडमायर्ड बाय यू, ये आएगा। जैसे कि आप देखिए यू जो पजेजिव केस है इसके पहले आया है एडमायर्ड। एडमायर्ड कोई लिविंग थिंग्स तो है नहीं है, वो तो अपन सिर्फ दिखाते हैं लोगों को इस चीज़ में। एडमायर्ड प्रशंसा करना होता है हमारा, ठीक है। तो उसमें हम यहाँ पर सन्स नहीं लगाएंगे, सिर्फ सन आएगा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टॉर्म्स कमिंग अगेन, तो स्टॉर्म कमिंग्स नहीं होगा, ये होगा स्टॉर्म कमिंग अगेन। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉर्म कमिंग अगेन। रूल नंबर 18, यदि एक कलेक्टिव नाउन सिंगुलर फॉर्म में है तो इसके साथ हम सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों प्रकार की वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। अब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग देखो आप समझेंगे, इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट। परंतु सिंगुलर या प्लूरल का चुनाव निम्न बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है कि कब हमें सिंगुलर लगाना है और कब प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। कैसे कि देखिए पॉइंट नंबर ए, जब कलेक्टिव नाउन को एक यूनिट के तौर पर प्रयोग किया जाएगा तो हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति में इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। कब? जब हमारा कलेक्टिव नाउन एज ए यूनिट के रूप में काम कर रहा हो। जैसे कि कौन कौन से वर्ड हैं कलेक्टिव नाउन के? ऑडियंस है आपकी, कमेटी है, कमेटी की मीनिंग पूछी गई है एरर में बहुत ज़्यादा कि इसमें से एरर बताएं, ऑडियंस पे पूछी जाती है AUDIENCE, उधर ANCE लिख देते हैं एग्जाम में। कमेटी बहुत बार पूछा गया है वर्ड ये। जुरी हुआ, गवर्नमेंट हुआ, टीम है, क्रू है, क्रू मीन्स भीड़ जो होती है, पब्लिक है, क्रू मतलब जो आपका शिप होती है ना बड़ी बड़ी जहाज, उस पर जो रहती है लेडीज वगैरह, वो क्रू होता है पूरा। पब्लिक स्टाफ है, इस क्लास है, असेंबली है, क्राउड, मूव, मूव मतलब भीड़, क्राउड भी भीड़, बोर्ड, काउंसिल, फैमिली, आर्मी, ये सभी जब एज ए टीम के रूप में वर्क कर रहे हैं तब हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल समझिए, द कमेटी हैव स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन। अब देखो कमेटी एज ए ग्रुप में वर्क कर रही है, उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। अगर यहाँ मेंबर की बात होती है द मेंबर ऑफ द कमेटी, तब हम यहाँ पर लगाते हैव। तो यहाँ कमेटी हैज स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, हम हैज का यूज करने वाले होंगे। अब देखो टू कमेटीज़, यहाँ कमेटीज़ को पहले से ही डिवाइड कर रखा है लेकिन फर्दर पढ़ेंगे। कमेटीज़ 2 हैं तो इसको देख के हैज मत लगाइए, आगे पढ़ते जाइए। बी इनफॉर्मेड टू रीच ए क्विक सॉल्यूशन, क्योंकि 2 कमेटीज़ हैं जिनको क्विक सॉल्यूशन पर आना है, तो यहाँ पर 2 कमेटीज़ वैसे भी दिख रहा है तो हम किसका प्रयोग करने वाले होंगे? हैज का, ठीक है। आगे देखिए, पर जब इन कलेक्टिव नाउन्स के द्वारा मौजूद इंडिविजुअल या मेंबर्स की बात होती है तो हमेशा ये कैसे होंगे? प्लूरल होंगे। जैसे कि द फैमिली वाज अरेस्टेड एंड पुट इन डिफ़िकल्ट सेल्स। अब देखिए फैमिली अरेस्ट हुई है, डिफ़िकल्ट सेल्स में डाली गई है, मतलब भिन्न भिन्न जेलों में, तो उसके फैमिली के लोग डाले गए होंगे, है ना। पूरा फैमिली जब कह रहा है वो भिन्न भिन्न डिफरेंट्स उन्होंने कारागार में बंद कर रखा है, तो यहाँ पर वहाँ के लोगों की बात हो रही है, तो फैमिली बर आएगा, बाज नहीं आके बर का प्रयोग करेंगे। द जुरी हैज एक्सप्रेस्ड देयर व्यू। अब देखिए यहाँ पर देयर व्यू आ गया है, देयर मतलब होता है बहुत सारे, ऑन द इशू, जब ये ज़्यादा लोग हैं तो मतलब जुरी में कई सारे मेंबर होंगे, तो हैज न लगा के हमने क्या लगाया है? हैव, यहाँ हैव राइट होगा। द कमेटी इज स्टिल डिस्कसिंग द मैटर अमॉन्ग देमसेल्फ। देखो अमॉन्ग देमसेल्फ जो ऐसा वर्ड है ये कई सारे लोगों के बारे में बताता है। देमसेल्फ बहुत सारे लोग, जैसे दे का देमसेल्फ है पॉजिटिव केस ही, तो देमसेल्फ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इज न लगाकर लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे। द पब्लिक इज शाउटिंग एंड फाइटिंग सो कॉल इन द पुलिस इमीडिएटली। अब देखिए पब्लिक जो है वो फाइट कर रही है, एक व्यक्ति तो फाइट करेगा नहीं, उसमें कई सारे लोग फाइट कर रहे होंगे, तो मेंबर्स की बात कर रहा है। तो पब्लिक आर शाउटिंग एंड फाइटिंग सो कॉल इन द पुलिस इमीडिएटली, मतलब उस पब्लिक के मेंबर फाइट कर रहे हैं, मतलब लोग की बात कर रहा है, तो लोग ज़्यादा ही होंगे, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। द ऑडियंस वाज चेयरिंग एंड क्लैपिंग विथ डिलाइट। अब ऑडियंस में पर्सन की बात कर रहा है, पूरा पर्सन ऑडियंस के, एक एक इंडिविजुअल की, कि प्रत्येक लोग चेयरिंग और क्लैपिंग ताली बजा रहे होंगे, तो वर का यूज करना होगा आपको। रूल नंबर 19 इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप रिवीजन करेंगे इसका, PDF डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, और इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगर रूल नंबर 19 देखें, जब मैनी के बाद an नाउन का प्रयोग हुआ हो तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कि मैनी ए बॉय वांट टू स्टडी अब्रॉड, मैनी ए बॉय वांट टू स्टडी अब्रॉड। देखिए मैनी के बाद जब ए आ रहा है ना, मैनी ए, तो हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो मैनी ए बॉय वांट्स टू स्टडी अब्रॉड।
नेक्स्ट देखिए, मैनी ए मेंबर, मैनी ए फैमिली इन इंडिया, कहाँ पर मैनी ए फैमिली, तो मैनी ये एक ऐसा वर्ड है जहाँ पर ये मैनी लगा है कि बहुत सारे लगते हैं, लेकिन ये जो दिख रहा है ना ए फैमिली, यहाँ ए बॉय, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाई गई है, देखो सिंगुलर वर्ब। ऐसे यहाँ पर डू ना आकर क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। इसका देखिए दूसरा, मैनी के बाद अगर कुछ और आता है जैसे कि एक ग्रेट मैनी या फिर एक गुड मैनी के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये याद रखना है कि एक ग्रेट मैनी और गुड मैनी के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखो हर चीज़ में एक्सेप्शन है, इंग्लिश में भी बहुत सारे एक्सेप्शन है, साइंस में भी मिलते हैं। तो जैसे कि सेम टू सेम साइंस में, वही इंग्लिश में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। इनको बस हमें रिवाइज करना होता है। यदि इनके बाद ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग हुआ हो तो नाउन प्रोनाउन को प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाता है और वर्ब को भी प्लूरल रखा जाता है। एग्जाम्पल, द ए ग्रेट मैनी वुमेन, वुमेन को भी देख सकते हैं बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर इज ना आकर क्या आ जाएगा, आर, है ना। अब यहाँ ए ग्रेट मैनी पे मत जाना कि ग्रेट ए लगा है पहले से, वहाँ मैनी ये था, यहाँ ग्रेट मैनी है, ए ग्रेट मैनी, तो आर। ए गुड मैनी बुक्स हैज बीन सोल्ड, हैज बीन ना आकर हैव आएगा क्योंकि ए गुड मैनी बुक्स हैं, बहुत सारी हैं। रूल नंबर 20 पर आइए। रूल नंबर 20 है कि देखो एक वीडियो में हम मोस्ट प्रोबली ट्राई करते हैं कि कम से कम 10 रूल्स तो कंप्लीट कर ही लें छोटे से वीडियो में, जिससे कि आप लोग भी रिवाइज कर सकें इसको। रूल नंबर 20 है कि यदि दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट को कोई को रिलेटिव कंजंक्शन जैसे ईदर और नीदर नॉर या फिर नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा जाए तो वर्ब का प्रयोग हमेशा नियरेस्ट या नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। सब्जेक्ट सिर्फ और या नॉर से जुड़ा हो तभी इस रूल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये याद रखना है कि और या नॉर से जुड़ा हुआ होना चाहिए सब्जेक्ट। जैसे कि ईदर यू और आई, तो आई नियरेस्ट है और के, है ना, तो आई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर नहीं किसका प्रयोग करेंगे, बाज का। जो ये तीन ही हैं, स्पेशली ये पूछे गए हैं बहुत बार, ईदर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट आल्सो, बस इन तीन को याद रख लो आप, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। दोबारा रिवाइज करेंगे, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। तो जितने भी ये जो को रिलेटिव कंजक्शन जोड़े जाते हैं इनमें हमेशा नियरेस्ट के साथ हम सब्जेक्ट, नियरेस्ट वाले जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का भी यूज करेंगे। तो ईदर यू और आई, और के साथ आई लगा हुआ है तो बाज का प्रयोग, ठीक, ये हुआ है। ईदर यू और आई, बाज सिलेक्टेड राइट है। नॉट ओनली द चिल्ड्रन बट आल्सो, अब देखो बट आल्सो के साथ में क्या है, देयर फादर, ठीक है, फादर सिंगुलर है तो फिर यहाँ पर वरना ही क्या आएगा, बाज। रोहित और इज फ्रेंड्स, अब देखो फ्रेंड्स बहुत सारे हैं और के बाद लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या, प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि यहाँ पर देखो रोहित एंड इट फ्रेंड्स डन एनीथिंग फॉर यू, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये भी सही अच्छा ये हैव लगा है ना, हैव, यहाँ हैव नहीं आके क्या आएगा, है जाएगा, है ना, जो नियरेस्ट वाला हो। और रोहित, और रोहित के साथ लगा है ना तो और का प्रयोग करेंगे इसमें, ये हैज का प्रयोग करेंगे इसमें। तो यहाँ पर हमारा 20 वाला रूल कंप्लीट हो गया है। रूल नंबर 21 से हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपने 21, 22 या नेक्स्ट अप टू द 30 तक, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अपना ख्याल रखें और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो तो और मज़ा आ जाता है, उनको भी रिवीजन करने दो, आखिर एग्जाम आपके भी हैं उनके भी हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में। कोई अगर क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिए, आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना साथ में, ठीक है। धन्यवाद।